आइए आज हम आपको मिलवाते हैं दामिनी से। दामिनी अपने घर की बड़ी बहू है और दामिनी का व्यवहार काफी सरल और सुलझा हुआ है। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी ने तो मेरे अच्छे खासे महंगे फूलों को भी मुरझा कर रख दिया। अब दामिनी फूलों में पानी डाल रही होती है कि इतने में सामने से पड़ोस की शिल्पा भागती हुई दामिनी के पास आती है। शिल्पा के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में टिफिन बॉक्स होता है। दामिनी सुनो ना, क्या कर रही हो? जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ और कहाँ के लिए लेट हो रही हो तुम? वो दामिनी, आज मेरी सुबह आंख नहीं खुली, मेरी नई नई नौकरी लगी और मैं अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहती। क्या तो मेरी टिफिन में थोड़ी सी सब्जी डाल दोगी? इसके अंदर रात की रोटी रखी हुई है। अच्छा, तो तुम नौकरी करती हो और ये रात की रोटी खाने की क्या जरूरत है? रुको, मैं तुम्हें नरम रोटी और ताजी सब्जी ला कर देती हूँ। ये रोटी मैं गाय को दे दूंगी। अब दामिनी अपनी रसोई से ताजी सब्जी और रोटी टिफिन में पैक करके बाहर लाती है और शिल्पा के हाथ में देती है। ये लो शिल्पा, अपना टिफिन पकड़ो और फटाफट नौकरी पर चली जाओ। तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, कहीं छूट गई तो। दामिनी तुम बहुत अच्छी हो यार, यू आर सच अ ग्रेट वुमेन। अब शिल्पा को नौकरी पर जाता देखकर दामिनी एक टूक बस उसे निहारती रहती है, जैसे मानो दामिनी के मन में भी नौकरी करने की इच्छा हो। अब इसी तरह एक शाम जब दामिनी छत पर से कपड़े उतार रही होती है तो वो देखती है कि सोसाइटी की कई औरतें नौकरी पर से घर आ रही हैं। इन लोगों की जिंदगी भी कितनी अच्छी है ना, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं। मेरा भी सपना है नौकरी करने का। अब एक दिन दामिनी अपने कमरे में ये बात अपने पति से कहती है। विशाल जी, सोसाइटी की सभी पढ़ी लिखी औरतें नौकरी करती हैं, मुझे भी नौकरी करनी है। मेरे पास डिग्रियां हैं, मैं भी इंटरव्यू देकर आऊं कहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे आगे तो बोल दिया, लेकिन माँ के आगे एक शब्द मत निकालना नौकरी के लिए, वरना वो तुम्हारी जुबान खींच लेंगी। अरे वो तो मेरी बहन पिंकी को ही इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा रही हैं। उनको लड़कियां बस घर के कामकाज करते हुए अच्छी लगती हैं, नौकरी करते हुए नहीं। अब ये सुनकर दामिनी चुप हो जाती है। अब अगले दिन अकेले में विशाल अपनी माँ से, माँ आप सारा दिन करती क्या हो? दामिनी पर नजर नहीं रखती हो? उसे ज्यादा से ज्यादा घर के कामों में व्यस्त रखो ताकि उसका दिमाग किसी और काम को करने के लिए उत्साहित न हो। क्या हुआ है बेटा, कोई बात है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब दामिनी से रहा नहीं जाता और वो अपने सास के पास आकर कहती है, माँ जी, हमारी सोसाइटी की शिल्पा, निधि, सिमरन सब नौकरी करती है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मास्टर कर रखा है मैंने भी बिजनेस में। मुझे भी नौकरी करनी है और मैं नौकरी के साथ साथ घर भी संभाल लूंगी। माँ जी, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? अब ये सुनकर रागिनी गुस्से से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से नौकरी का कीड़ा निकाल दे। हमारे घर की बहुएं घर संभालती हुई अच्छी लगती हैं और तेरी माँ ने तो शादी से पहले ही कहा था कि आप हमारी बेटी को जैसे चाहें वैसे रख सकती हैं। इसीलिए अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे कानून मानने पड़ेंगे तुझे। जा, अब चली जा यहाँ से और दोबारा अपनी जुबान से नौकरी शब्द मत निकालना। अब घबराती हुई दामिनी नम आंखों से वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दामिनी अपनी बेटी मानवी को घर के हॉल में बिठाकर पढ़ा रही होती है और दामिनी इंग्लिश की बुक काफी अच्छी तरीके से पढ़ रही होती है। तभी वहां पर रागिनी आती है और उसके हाथ से किताब छीन कर कहती है, ये क्या कर रही है बहू? तुझे कहा ना कि तू घर का चूल्हा चौका बर्तन संभाला कर, ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है तुझे? अरे दादी, आपने मम्मी के हाथ से किताब क्यों ले ली? मम्मी इतनी अच्छे तरीके से मुझे इंग्लिश की पोएम याद करवा रही थी। हाँ माँ जी, मैं तो बस मानवी को पढ़ा रही थी। चुप कर, इसे पढ़ाने के लिए हमने घर में मास्टर रखा है ना, वो कम है क्या जो तू ये किताब लेकर कलेक्टर बन रही है? जा जाकर शाम की चाय बना। अब दूर से रागिनी की बेटी पिंकी ये सब कुछ देखकर कहती है, कि भगवान, पता नहीं मेरी मम्मी को लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से क्या प्रॉब्लम है। मैं तो अपनी भाभी के फेवर में कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना माँ मेरा ही कॉलेज छुड़वा देंगी। अब इसी तरह दामिनी घर में झाड़ू लगाना, गंदे कपड़ों को धोना, खाना बनाकर सबको खाना खिलाना, ऑफिस जाने वालों को उनके टिफिन बनाकर देना जैसे कामों में ही अपना सारा दिन निकाल देती है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रात दामिनी सबके सो जाने के बाद लैपटॉप लेकर अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में बैठकर लैपटॉप चला रही होती है। कितने दिनों बाद मैंने ये लैपटॉप छुआ है। मुझे याद है शादी से पहले मैं सारा दिन लैपटॉप पर अपने कॉलेज के असाइनमेंट बनाया करती थी, पर अब ससुराल में तो लैपटॉप छूने का भी मौका नहीं मिलता। अब दामिनी इतना कहती ही है कि तभी वहां पर रागिनी आती है और रागिनी उसके हाथ से लैपटॉप छीन कर कहती है, अरे बहू, सब घर में सो रहे हैं और तू अपने पति का लैपटॉप चुराकर लैपटॉप चला रही है। मैंने तुझे मना किया है ना कि तू दूर रहकर इन सब से। अरे आजकल की बहू ये छोटी छोटी चीज सीख कर ही घर से बाहर जाकर उड़ना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, मैं कुछ सीख नहीं रही हूँ, मुझे लैपटॉप चलाना आता है और मैं तो बस ऐसे ही इसे चला रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और माँ जी आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगी तब तक मैं अपने सपनों के पंखों में उड़ान नहीं भरूंगी। अब इतना कहकर दामिनी चुपचाप वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे रागिनी अपने छोटे बेटे की शादी करने का फैसला लेती है। अरुण बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूं? हाँ, अब समय आ गया है कि घर में दूसरी बहू भी आ जाए।
हाँ भैया, आप कहें तो हम कल ही पंडित को बुलवाएं। हाँ बेटा, तू एक बार बस हाँ कर दे, उसके बाद मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी। 1 मिनट माँ, जब शादी मुझे करनी है तो लड़की भी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। मैं आपकी पसंद से शादी क्यों करूं? और हाँ, अगर आपको मेरी शादी करवानी है ना तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। अब ये सुनकर रागिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तेरे बड़े भाई ने अरेंज मैरिज की है और तेरी भी अरेंज मैरिज ही होगी। इस घर में लव मैरिज वाला कोई ड्रामा नहीं होगा। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं। भैया आप चुप कीजिए, आप तो पता नहीं मम्मी के साथ रह रहकर पुराने जमाने के हो चुके हैं, और अगर आप मेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगे ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब गुस्से से अरुण उठकर वहां से चला जाता है, और इस दिन के बाद से अरुण रोज घर में रात के 2-2 बजे आता है। वो भी कभी नशे की हालत में तो कभी जख्मी हालत में, और ना ही वो घर में खाना पीना खाता है और ना ही किसी से बात करता है। बेटा ये कैसी हालत करता जा रहा है तू अपनी? उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है क्या? आपको क्या फर्क पड़ता है माँ, हटिए मेरे रास्ते से। अब इतना कहकर अरुण वहां से चला जाता है। यही सब अब देखकर दामिनी दिन पर दिन घबराने लगती है, और एक दिन वो अपनी सास को समझाते हुए कहती है, मम्मी जी मेरी बात मानिए तो देवर जी की शादी उनकी पसंद की लड़की से ही करवा दीजिए। उस लड़की के चक्कर में वैसे ही देवर जी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कल को अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो हमारे ऊपर ही कलंक आएगा। तभी वहां पर अशोक और विशाल भी आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ी बहू की बातें ठीक लग रही है। हाँ माँ, दामिनी ठीक ही कहती है, छोटा भाई अब हमारे काबू में नहीं है। वो उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। अच्छा यही होगा कि हम उसकी शादी उसी लड़की से करवा दें। अब अगले दिन रागिनी अरुण के कमरे में जाकर, बेटा तू दिन पर दिन अपनी हालत खराब करता जा रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया कि तू जिस लड़की से प्यार करता है हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। माँ वो लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी और मेरे साथ ही। बस अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं सुनना, शादी की तैयारी करते हैं। अब इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। अरे मम्मी ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे बताना था कि वो पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी खासी नौकरी करती है। खैर छोड़ो, बाद में बता देंगे। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद रागिनी अपने छोटे बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से पूरी विधि विधान से करवा देती है। अब शादी करके छोटी बहू घर के चौखट पर आती है, जहाँ उसका गृह प्रवेश किया जाता है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। हमारे बेटे के दिल में तो जगह बना ही ली है तुमने। उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों के दिल में भी अच्छी ही जगह बनाओगी तुम। अरे मम्मी जी, आप भी ना, देवरानी जी तो अच्छी ही हैं और वो अच्छी जगह ही बनाएंगी। आइए देवरानी जी, आप अंदर आइए। अब ईशा को अपने होने वाली सास के मुंह से यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप कलश गिराकर घर के अंदर आती है। चाहिए छोटी भाभी, अब आप आराम वगैरह कर लीजिए, बहुत थक गई होंगी। हाँ मैं थक तो रही हूँ वैसे। बस बहू ठीक है, जाओ आराम करो। अभी ससुराल में तुमने ठीक से पैर रखा भी नहीं है कि तुम थकने लगी। हे भगवान, ये मेरी सास को ज्यादा ही खड़ूस नहीं है, बात बात पर ताने दे रही है। अब ईशा कमरे में आकर, अरुण तुम्हें नहीं लग रहा था कि तुम्हारी माँ मुझे कुछ ज्यादा ही ताने मार रही थी? अभी तो मेरा पहला ही दिन है ससुराल में, तुमने ये शादी सबकी मर्जी से ही की है ना? अरे मम्मी की बातों को बुरा मत मानो ईशा, मेरी मम्मी बस ऊपर से रूड बनती हैं लेकिन अंदर से बहुत अच्छी हैं। चलो आराम कर लो, मैं बहुत थक गया हूँ। अभी मैं किसी की बात पर डिबेट नहीं कर सकता। लास्ट में वैसे भी तुम ही जीतती हो और मुझे ही सॉरी बाबू कहकर तुम्हें मनाना पड़ता है। अब बिना कुछ कहे ईशा चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह दामिनी रसोई में खाना बना रही होती है। देवरानी जी अब तक उठी नहीं, लगता है शादी की थकान ज्यादा ही है उन्हें। चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ रागिनी रसोई में आकर, अरे तू खाना बना रही है, तेरी देवरानी कहाँ है? जी मम्मी जी, शायद वो अभी तक उठी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद वो घर के थोड़े मोड़े काम कर लेंगी। अब दामिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी वहां पर लैपटॉप और ऑफिस बैग लेकर पैंट कमीज में ईशा भी आती है। ये देखकर रागिनी के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या बहू, शादी के दूसरे दिन ही पैंट कमीज में आ गई तुम तो? और ये बैग लैपटॉप लेकर कहाँ जा रही हो? पहले ही इतनी लेट उठी हो और अब उठते ही घर के बाहर का रास्ता देख लिया। क्या मम्मी जी, जब से मैं आई हूँ तब से बस ताने पर ताने दिए जा रही हो आप मुझे। यार बाहर का रास्ता तो मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ मम्मी जी, मैं घर पर नहीं बैठ सकती। क्या कहा? तू नौकरी करती है? अरुण तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी पसंद की लड़की नौकरी भी करती है? अरे जब अरेंज मैरिज वाली बहू को नौकरी करना मना है तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे नौकरी करने दूंगी? कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, चुपचाप से लैपटॉप नीचे रख और घर के काम काज में लग जा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या मम्मी जी? मैंने इतनी सारी डिग्रियां इसलिए हासिल नहीं की कि मैं किसी के घर पर जाके उसके हांडे बर्तन धोऊं। और आपको पता है मैं अपने ऑफिस में कितनी ऊंची पोस्ट पर नौकरी करती हूँ। अरे मैं एक झटके में आपके लिए अपनी नौकरी छोड़कर नहीं बैठ सकती।
अरुण अपनी मम्मी को समझाओ कुछ। अरे मम्मी, मैं तो आपको बताने ही वाला था कि ईशा नौकरी करती है, लेकिन आप ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और बड़ी भाभी तो घर पर रहती ही है ना, फिर ईशा का भी घर पर रहने का क्या मतलब बनता है? आप उसे नौकरी पर जाने दीजिए। अब अरुण खुद अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही नौकरी पर ले जाता है। वहीं दामिनी अब डबडबाई आंखों से अपनी देवरानी को बस एक टूक देखे जा रही होती है। अरे बाप रे, इसने तो हमारी एक नहीं सुनी रागिनी। मुझे तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक लग रही है। पता नहीं कैसे खानदान से आई है ये, जो घर संभालने से ज्यादा बाहर जाकर पैसा कमाना ज्यादा जरूरी समझती है। कोई बात नहीं, लव मैरिज वाली नौकरी करती है तो करने दो, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू नौकरी नहीं करेगी। और सुन बड़ी बहू, तू ज्यादा उसके साथ घुलेगी मिलेगी नहीं, वरना वो तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देगी। माँ दामिनी भाभी समझदार है, उन्हें पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और रही बात छोटी भाभी की, तो छोड़िए, अगर उन्हें नौकरी करना है तो करने दीजिए। हाँ नंद जी, आप ठीक कह रही हैं। बाकी मम्मी जी, मैं देवरानी जी से दूर ही रहूंगी। मम्मी मैं लंच बॉक्स दो, मेरे स्कूल को लेट हो रहा है। हाँ अभी देती हूँ, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। अब इसी तरह हर दिन दामिनी घर में झाड़ू लगाती, झूठे बर्तन धोती, सभी के गंदे कपड़ों को धोकर छत पर सुखाती है, सबके लिए खाना बनाती है, टिफिन पैक करती है। वहीं ईशा पर्स उठाकर रोज नौकरी पर जाती है। अब एक शाम ईशा अपने ऑफिस से घर जल्दी आ जाती है। जेठानी जी हटिए, आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई हूँ, आज रसोई का काम मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं देवरानी जी, तुम नौकरी पर से आई हो अभी अभी, बैठो आराम करो, तुम काम मैं कर लूंगी। अरे पर जेठानी जी, आप भी तो रोज काम करती हो ना, और आप भी तो थकती हो, नौकरी हो या घर का काम, मेहनत बराबर ही लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। जेठानी जी, आपको नौकरी से ज्यादा घर का काम करना ज्यादा पसंद है क्या? मतलब मैंने देखा है आपको एक टांग पर सारा घर संभालते हुए, आपको जॉब वगैरह करने का मन नहीं करता? अब ईशा इतना कहती ही है कि तभी वहां पर रागिनी आती है और ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो अब तू मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू के साथ जानबूझकर समय बिता रही है और उसके साथ मिलकर नौकरी की चर्चा कर रही है। अरे तुझे नौकरी करनी है तो कर, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू नहीं करेगी। मैंने उसे साफ मना कर रखा है। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? देवरानी जी मुझे नौकरी करने के लिए नहीं कह रही, वो बस मुझसे पूछ रही हैं कि मेरी इच्छा है कि नहीं। अगर तेरी इच्छा होगी भी ना तो भी मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगी। मेरी तरफ से अरेंज मैरिज वाली बहू का नौकरी करना मना है। ठीक है, मत भेजिए अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को नौकरी पर, लेकिन शांत हो जाइए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी इनसे। अब धीरे धीरे ईशा को नौकरी पर जाता देखकर दामिनी को तकलीफ होने लगती है और वो अपने पति से कहती है, अरुण जी बस बहुत हो गया, अब मैं भी नौकरी करूंगी, देवरानी जी भी तो कर रही है ना। तुम उसकी तरह बंद बनो, तुम्हें मम्मी ने साफ मना किया है ना, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अच्छा, तो देवरानी जी को क्यों नहीं रोक पाई मम्मी जी? सारे रूल बस अरेंज मैरिज वाली बहू के लिए हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज वाली बहू चुपचाप सारी चीज सुनती रहती है, इसीलिए उसे साफ मना कर रखा है नौकरी करने के लिए, और छोटी बहू को फौरन भेज दिया। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अब अगले दिन दामिनी रसोई में रोटियां बेल रही होती है। कभी कभी तो लगता है मैं इस घर में बस सबके लिए रोटियां बनाने के लिए आई थी। देवरानी जी का सही है, रोज उठकर काम पर चली जाती है। शादी से पहले मैंने भी बहुत कुछ सोचा था। माँ देखो, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। हमें तो पता ही था बेटी कि तुम टॉप करोगी, तुम तो पहली क्लास से ही फर्स्ट आ रही हो। हाँ, हमारी बेटी पढ़ने लिखने में होनहार तो शुरू से ही है। हाँ पापा, मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, और आपको पता है मुझे कॉलेज वालों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी है। पापा, अब मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ। क्या कहा, नौकरी? हाँ बेटी, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, पर सुनना, मैंने तुझे बताया नहीं कि तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, और मैं इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती। अरे क्या कहा, शादी? नहीं माँ, मुझे शादी नहीं, नौकरी करनी है। बेटी हमारी बात को समझ, वो लोग अच्छे इंसान हैं। नौकरी तो शादी के बाद भी कर सकती है, और फिर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, शादी के बाद भी तो औरतें नौकरी करती हैं, तू भी शादी के बाद ही करना। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और शादी के बाद ही नौकरी करूंगी। देख लो माँ, तुमने कहा था शादी के बाद नौकरी करना, और शादी के बाद भी मेरी नौकरी करने का सपना ही रह गया। अच्छा होता मैं भी लव मैरिज करती, क्योंकि अरेंज मैरिज वाली बहू को तो नौकरी करना मना है। अब इसी तरह एक रात दामिनी की देवरानी देर रात तक अपने कमरे के बाहर लैपटॉप पर काम कर रही होती है और उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। अरे देवरानी जी, आप इतनी रात को कमरे के बाहर लैपटॉप पर काम कर रही हैं? अरे आपकी तो आंखें भी लाल हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो जेठानी जी अंदर अरुण को डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसीलिए मैं हॉल में आ गई काम करने। अभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये देखिए इस प्रोजेक्ट को मुझे आज रात तक कंप्लीट करना है, लेकिन आज रात आपको आराम की जरूरत है। आप दवाई खाकर आराम कीजिए, आप सुबह जल्दी उठकर कर लेना ये सब कुछ।
अब बाहर हॉल में ईशा लैपटॉप चार्जर पर लगाकर दवाई खाकर आराम करने चली जाती है। वहीं दामिनी अकेले में ईशा का प्रोजेक्ट सारी रात बैठकर कंप्लीट करती है। अगले दिन सुबह दामिनी चाय लेकर ईशा के कमरे में जाती है। देवरानी जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप ठीक तो है ना? अब ईशा अपने हाथ में लैपटॉप लिए। जेठानी जी, आप एक बात बताइए, आपको लैपटॉप चलाना आता है क्या? ये सब कुछ आपने किया है, क्योंकि और किसी को तो मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया नहीं था। हाँ देवरानी जी, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, इसीलिए मैंने आपको आराम करने दिया और आपके प्रोजेक्ट को रात भर में कंप्लीट कर दिया। जेठानी जी, आपको इतना सब कुछ आता, उसके बाद भी आप नौकरी ना करके घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हैं। आखिर क्यों? आपको बाहर निकलना चाहिए जेठानी जी। मेरा भी मन है देवरानी जी नौकरी करने का, लेकिन माँ जी का साफ कहना है कि वो मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। इस तरह से तो आप अपनी काबिलियत को अंदर ही अंदर दबा रही हैं। ये ठीक नहीं है जेठानी जी। अब दामिनी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। और अब जब से ईशा को पता चलता है कि उसकी जेठानी काबिल और होशियार है, तब से उसे अपनी जेठानी का घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करना खलने लगता है। फिर एक दिन जब दामिनी कपड़े धो रही होती है तो ईशा कहती है, जेठानी जी एक बात बताइए, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे फुल सपोर्ट किया नौकरी करने के लिए, फिर जेठ जी ने आपके लिए कभी आवाज क्यों नहीं उठाया जब आप इतनी काबिल हैं तो? अरे तुम फिर से शुरू हो गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पति इस घर के बड़े बेटे हैं, अपनी माँ के दुलारे, और वो अपनी माँ के सिवा किसी के नहीं सुनते। और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्तों में दरार आए। और अब तो मेरी नौकरी करने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई, आपने अंदर ही अंदर उस इच्छा को दफन कर दिया है जेठानी जी, ताकि दूसरे खुश रहें, लेकिन मैं भी आपको इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। अब एक दिन ईशा अपने ऑफिस में अपनी एचआर से अपनी जेठानी के लिए जॉब की बात करती है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि वो इतनी एजुकेटेड है तो तुम उसे इंटरव्यू पर ले आना। मैम, इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है क्या? वो अभी बाहर नहीं निकलती ज्यादा घर से। नहीं, अभी तो ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। वैसे जिस हिसाब से तुमने मुझे बताया है अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में, मुझे वो काफी इंटेलिजेंट लग रही है, तो मैं किसी को तुम्हारे घर भेजती हूँ, वो वहीं उनसे इंटरव्यू ले लेंगे। और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम इस कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो। थैंक यू मैम, आपके इस छोटे से हेल्प से मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब ऑफिस के टेरेस पर आकर ईशा अपनी जेठानी को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। क्या कहा? इंटरव्यू? वो भी घर से? अगर माँ जी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी देवरानी जी। अरे कुछ नहीं होगा, आप आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए। आप बोल देना कि वो आपका कोई फ्रेंड है। अरे आज तक इस घर में मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं आया देवरानी जी, फिर अचानक ये सब आप क्यों कर रही हो? हम फंस जाएंगे तो दिक्कत होगी। कुछ नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर इंटरव्यू वाले घर पर आ रहे हैं, आप अपना इंटरव्यू दो कैसे भी करके। अब इतना कहकर ईशा फोन रख देती है। हे भगवान, देवरानी जी तो फंसा के मानेंगी। एक काम करती हूँ, उन लोगों को मैं पीछे के रास्ते से अपने कमरे में ले जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब 1 घंटे बाद इंटरव्यू वाले आते हैं। दामिनी चुपचाप पीछे के रास्ते से उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। हेलो मैम, हमें यहाँ पर ईशा जी ने भेजा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है जरा बता दीजिए, हमें उसे नोट करके आगे बताना है। जी, मैंने ग्रेजुएशन के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप किया है। वाओ ग्रेट, फिर तो आपके पास बिजनेस से रिलेटेड सारी क्वालिफिकेशन होगी। अब यहाँ दामिनी का इंटरव्यू चल रहा होता है। दूसरी तरफ दामिनी के साथ दामिनी को पूरे घर में ढूंढ रही होती है और कहीं न मिलने पर वो दामिनी के कमरे के पास आती है, जहाँ उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। अरे मैं इसको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और ये दरवाजा बंद करके अंदर बैठी है। अरे बहू, दरवाजा बंद करके क्या कर रही है इतनी देर से अंदर? तुझे घर के काम नहीं करने? जी, कोई दरवाजे पर चिल्ला रहा है, कौन है? अब दामिनी घबराकर दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आप क्या हुआ बताइए ना। क्या हुआ? घर के काम नहीं करने तुझे आज? दरवाजा बंद करके क्या कर रही है? बाप रे बाप, ये मर्द कौन है? इस मर्द के साथ तू कमरे में क्या कर रही थी? अरे आप गलत समझ रही हैं, यहाँ बस उनका इंटरव्यू चल रहा है। मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि ये एक अच्छी नौकरी कर पाए। क्या कहा? नौकरी? और मेरी बहू? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? मेरी बहू कोई नौकरी नहीं करेगी, मैंने इसे नौकरी करने से मना कर रखा। तुम यहाँ किससे पूछ कर आए हो? जी, हमें यहाँ ईशा जी ने भेजा है। अच्छा, तो ये सब कुछ लव मैरिज वाली बहू कर रही है। एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। मेरी बहू कोई नौकरी नहीं करेगी और उसको आने दो, आज मैं उसको बताती हूँ। माँ जी शांत हो जाइए अब, और आप जाइए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। फालतू में ही हमारा टाइम खराब किया। अब योगेश गुस्से में वहां से चला जाता है। अब रात को जब ईशा घर आती है तो उसकी सास उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। क्यों री, क्या सोचकर तूने इस घर में इंटरव्यू वाले भेजे? तू क्या चाहती है तेरे साथ साथ मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू भी नौकरी करे? अरे तू अपनी इस नौकरी के चोचले अपने तक रख, मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को बाहर का रास्ता मत दिखा। माँ जी, आपको क्या दिक्कत है जेठानी जी की नौकरी करने से? आप उनसे नौकरी नहीं करवा सकती, लेकिन नौकरानी बनाकर घर में रख सकती हैं।
अरे साफ कहिए ना, उनके घर से बाहर निकलते ही आप लोगों का चूल्हा चौका रुक जाएगा। आपकी बेटी ये सब क्यों नहीं करती? तुम्हारे आने से पहले यही सब कुछ करती थी। अब जब बहू आई है तो बहू का सुख ना उठाए मेरी बेटी। एक दिन तो इसे भी किसी के घर जाकर काम ही करना है। यही तो पुरानी सोच है आपकी। बहू बेटियां सिर्फ काम करने के लिए बनी हैं। आज अपने घर में, कल किसी और के घर में। लेकिन मैं बता रही हूँ माँ जी, आप अपने काम के चक्कर में जेठानी जी के पंखों को कुतर रही हैं। वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें करने नहीं दे रही। अरे बस अब शांत हो जाइए आप लोग। बात को अब और मत बढ़ाइए। मुझे कोई नौकरी नहीं करनी और आज से नौकरी की चर्चा इस घर में कोई नहीं करेगा। अब इतना कहकर दामिनी वहां से चली जाती है। ईशा भी पैर पटकती हुई अपने कमरे में आती है। मैं भी किसकी मदद कर रही हूँ? उस जेठानी की जो अपने लिए लड़ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ दामिनी अपने कमरे में। हे भगवान, मेरी नौकरी के चक्कर में आजकल घर में रोज ही कलेश होते। आज से मैं कभी नौकरी करने का नाम ही नहीं लूंगी। मुझे करनी ही नहीं है नौकरी। अब इस दिन के बाद से दामिनी चुपचाप घर संभालती है और ईशा नौकरी पर जाती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन घर के पुरुष जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, वो अपने हाथ में नोटिस लेकर घर आते हैं। उनके माथे पर भारी टेंशन होती है। पापा क्या हुआ? भैया भैया पापा को क्या हुआ? और आप लोग इतनी टेंशन में क्यों हैं? अजी बोलिए ना, क्या हुआ? बच्चों के माथे पर भी टेंशन है, आखिर क्या है? रजनी, हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। हमारे हेल्थ बूस्टर प्रोडक्ट पर कुछ लोगों ने एलिगेंस लगाई है कि हम नकली प्रोडक्ट बेचते हैं, और कुछ लोगों ने तो केस कर दिया है। और उस केस से निजात पाने के लिए हमें 10 से 20 लाख रुपए कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। बाप रे, आपका मतलब कोई मुकदमा का चक्कर? ऐसे तो हमारा बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ माँ, और अभी हमारे इस भयानक नुकसान के कारण हमारे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, पैसे भी नहीं है और अब तो कोई हमारा प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहा है। अरे प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो पैसे क्या आएंगे कैसे? और अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम कोर्ट कचहरी से छुटकारा कैसे पाएंगे? अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं करती हूँ ना अलग नौकरी। मेरे पैसों से कुछ मदद नहीं हो सकती क्या? ईशा, तुम्हारे अकेले इसके इनकम से हमारा कुछ नहीं होगा। हमें मोटी रकम चाहिए, हम सबको काम करना होगा। हाँ, ये ठीक कह रहा है। हमारा काम बंद होने वाला है और अब सबको कुछ न कुछ करना होगा। फिर तो जेठानी जी को भी हमारी मदद करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अगर जेठानी जी ने हमारे इस प्रॉब्लम में साथ दिया ना, तो हम पक्का इससे बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जेठानी जी सच में बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने मेरा भी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। अब पहली बार विशाल ईशा की बात से एग्री करते हुए कहता है, हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि हमें दामिनी की भी मदद लेनी चाहिए। माँ, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी पत्नी को काम करने दो, क्योंकि लाखों के चक्कर में हमारा करोड़ का बिजनेस डूब जाएगा। माँ जी, आपने अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को नौकरी करने से मना कर रखा है। जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप मुझे एक मौका दे दीजिए इस दुविधा से निकलने का। इसके बाद मैं नौकरी फिर छोड़ दूंगी। अब ये सब सुनकर रागिनी घमंड से कहती है, ठीक है, जाओ, दिया मैंने मौका। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी काबिलियत से कैसे हमें इस दुविधा से बाहर निकालती हो। अब अगले दिन दामिनी लैपटॉप पर अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल लिखती है और उसे आर्टिकल को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करती है। क्या कर रही हो जेठानी जी? हाँ बताओ ना, कर क्या रही हो तुम जब से लैपटॉप पर? हाँ दामिनी जी, मैंने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी नेगेटिव रिव्यू हैं उन सबको जवाब देने के लिए एक आर्टिकल तैयार किया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छी चीजें पता चलेंगी। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिक रहे। अब इस वक्त जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को अदर स्टेट में सप्लाई करें, और जब वो लोग हमारा हेल्थ बूस्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने अच्छे रिव्यू जरूर देंगे और उससे हमारी कमाई भी होगी। और अच्छे रिव्यू मिलने पर हम उसे कोर्ट में विटनेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह जेठानी जी, ये तो कमाल का उपाय है। बाप रे, बड़ी बहू, तुम इतनी समझदार हो, हमें तो पता ही नहीं था। अब दामिनी अपनी देवरानी के साथ मिलकर प्रोडक्ट को दूसरे वेबसाइट पर शेयर करती है और न्यू कस्टमर को लिंक शेयर करती है। और कुछ प्रोडक्ट वो ऑफलाइन छोटे छोटे वर्कर को काम पर रखकर अदर स्टेट में सप्लाई करवाती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में उनका हेल्थ बूस्टर प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आता है और वो अच्छे कमेंट और अच्छे रिव्यू का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग दामिनी अपने पास सेव करके रख लेती है। देखिए विशाल जी, हमारे पास लाखों अच्छे रिव्यू आ चुके हैं। लोग 5 स्टार दे रहे हैं हमारे हेल्थ बूस्टर प्रोडक्ट को। अब ये चीजें हमें कोर्ट में जाकर दिखानी होंगी। हाँ जेठानी जी ठीक कह रही हैं। अब दामिनी अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट आती है और सारे रिव्यू प्रोडक्ट के बिल उन्हें दिखाती है और उन सभी झूठे एलिगेंस के ऊपर जज से बात करती है। देखिए, आपके इस विटनेस से मैं सेटिस्फाई हूँ और आपके प्रोडक्ट पर जिसने भी ये झूठे एलिगेशन लगाए हैं वो कार्रवाई उसके ऊपर होगी। अब आप जाइए अपना बिजनेस आराम से कीजिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अब आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अब फक्र से दामिनी अपने परिवार वालों के साथ घर आती है। वहीं रजनी चिंता में बैठी होती है।
क्या हुआ, क्या कहा कोर्ट ने? हमारा बिजनेस बचा या डूब गया? घबराओ मत रजनी, हमारा करोड़ का बिजनेस हमारी बड़ी बहू ने बचा लिया, और अपनी काबिलियत और होशियारी से। सच में माँ, मुझे तो आज काफी गर्व महसूस होता है कि दामिनी मेरी पत्नी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है कि दामिनी जैसी इंटेलिजेंट लड़की को मैंने कभी नौकरी नहीं करने दिया। अगर आज दामिनी मेरे साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही होती तो आज हमारा बिजनेस अरबों खरबों में कमा रहा होता। सच में माँ, हम लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही किया भी नहीं है। ये सारा दिमाग बड़ी भाभी का था, कोर्ट में जाकर भी उन्होंने ही बात की सारी। माँ जी, अब तो मान लीजिए कि आपकी अरेंज मैरिज वाली बहू नौकरी कर सकती है। नौकरी क्या, उसने तो आपका इतना बड़ा बिजनेस बचा लिया। क्या अभी भी आप अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को नौकरी करने से मना करेंगी? अब डबडबाई आंखों से दामिनी अपनी सास की तरफ देख रही होती है। उसे लगता है कि सास अब भी उसे नौकरी करने नहीं देगी, लेकिन तभी रजनी कहती है, हाँ बहू, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत ज्यादती किया, और छोटी बहू मैं तुझसे भी माफी मांगती हूँ। तूने भी मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ही नजरिया चीजों को समझने का गलत था। मैं पुरानी सोच में जी रही थी और तुम्हें भी उसी में ढालना चाहती थी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि मेरी ये दोनों बहू घर की शेरनी है, शेरनी जो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैसा कमा सकती हैं। इसीलिए आज से मैं तुम दोनों को बाहर जाकर नौकरी करने की आजादी देती हूँ। अब ये सुनकर दोनों ही बहू के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान होती है, और साथ ही अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नौकरी करती हैं और घर में काम करने के लिए रागिनी नौकरानी को हायर कर लेती है।